अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का जो तरीका अभी तक हम लोगों ने जाना है वो जाना है फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये भी एक मेथड है फ्लक्स निकालने का और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ठीक है। फ्लक्स निकालने का एक इजी मेथड है गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम एक बहुत ही आसान, बहुत इजी तरीका है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। यानी अगर आपको क्या है कि एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, तो चार्ज की वजह से लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी। जो भी लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी, ठीक है, वो उस सरफेस से होके जाएंगी। और मैंने आपसे बताया था कि जब लाइन सरफेस से होके जाती हैं, थ्रू द सरफेस जाती हैं, तो उनको हम किस में काउंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है। वो भी यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि उसको हम इग्नोर करेंगे, वो भी यूज़ होगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक नया तरीका और बहुत ही आसान तरीका है क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए थ्रू अ क्लोज सरफेस, जिसको हम कहते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम कहती है, मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका एक क्लोज सरफेस है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, यानी ये चारों तरफ से 3 डायमेंशनली बंद है। इसी को हम लोग कौन सा सरफेस भी कहते हैं? गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो ये क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस। मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ चार्ज इनक्लोज्ड है, मान लिया प्लस का चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके अंदर प्लस का चार्ज अंदर रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये सारी की सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ देखिए निकल रही हैं। तो ये जितनी भी फील्ड लाइंस हैं ये इस सरफेस से होके जा रही है कि नहीं आ रही? देखो, ये इसको यहाँ टकरा रही है, ये इसको यहाँ टकरा रही है, ये इसको यहाँ टकरा रही है, ये इसको यहाँ। हमने तो फिलहाल केवल 5 ही दिखाए हैं, लाखों की तादाद में लाइंस होंगी, ठीक है। और लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं? लाइंस डिपेंड करती हैं चार्ज कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा चार्ज होता है, मतलब मैग्नीट्यूड में चार्ज जितना ज़्यादा होता है उतना ही लाइंस निकलती हैं बाहर, ठीक है। तो खैर फिलहाल जितनी भी लाइंस हैं ये सब की सब इस सरफेस से होके जा रही हैं, यानी कि ये सारी की सारी लाइंस, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली हो गई। मतलब जितनी मैंने फिगर में दिखाई मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जितनी भी ये लाइंस हैं सब इस सरफेस से होकर गुजर रही हैं और सब की सब क्या कहलाएंगी? टोटल कुल मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो जब चार्ज से लाइंस निकलती हैं, वो चार्ज किसी डब्बे के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद होता है, तो सारी लाइंस उस डब्बे से, उस सरफेस से होके गुजरती हैं। तो जो भी लाइन सरफेस से होकर गुजरती है उन्हीं को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और मैंने सिंबल बताया था, उसका क्या होता है? सिंबल होता है फाई ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए फाई ई। फ्यूचर में मैग्नेटिक फ्लक्स पड़ेगी इसलिए फाई बी। वहाँ बी आएगा, यहाँ ई आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या कहता है गॉस थ्योरम? बहुत आसान है। गॉस थ्योरम कहता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। यानी सरफेस के अंदर टोटल जितना भी चार्ज रखा हुआ है उसमें 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। कितना आसान हो गया है कि नहीं? ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैथमेटिकली फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ठीक है ना। मैं दोबारा बोलता हूँ कि अगर कोई भी सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, टोटल जितना भी इनक्लोज चार्ज है उसमें 1/ε0 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स जो इस सरफेस से होकर निकल रहा है वो निकल आएगा। मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इस वजह से आपको हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के बताए थे कि स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन रखी जाती है, यानी Q की वैल्यू विद साइन रखी जाएगी, ठीक है। और हमने लगे हाथ उसी की जस्ट अगले वीडियो में ये भी बता दिया था कि अगर मान लीजिए ये चार्ज भी स्केलर है, ये फ्लक्स भी स्केलर है। मान लीजिए कि चार्ज ना दे के फ्लक्स दे दे और चार्ज निकालना हो तो
तो क्या लिखना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई। अब स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में क्या इसकी वैल्यू विद साइन या विदाउट साइन रखेंगे? विद साइन रखेंगे। समझ में आ गई बात? यानी मैं तब से ही आपको एक बात क्लियर करके चल रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में जिन जिन चीजों का साइन हो सकता है उनको हमेशा विद साइन प्लेस किया जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए मैंने एरो बना दिया है कि अगर आपको Q दिया जाए तो भी विद साइन रखना है, अगर आपको फाई दिया जाए तो भी विद साइन रखना है। और लगे हाथ मैंने आपको एक चीज और बता दी, क्या? कि इतना अच्छा फॉर्मूला है कि दो ही चीजें हैं, ठीक है? या तो Q या तो फाई। Q दिया होगा तो फाई निकालना होगा, फाई दिया होगा तो Q निकालना होगा, ठीक है? तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक इलस्ट्रेशन है ताकि आपको ये फॉर्मूला किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है वो आपको बता दूं। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें बोला गया है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर्स S1 एंड S2 इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, मतलब एक स्फीयर S1 है, एक स्फीयर S2 है। आप देख रहे हैं ये वाला S1, ये वाला S2। S1 के अंदर -Q1 और +Q2 है, S2 के अंदर -Q3 भी आ गया और Q4 जो है वो सबसे बाहर है। हमसे दोनों स्फीयर के थ्रू फ्लक्स पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी बोला कि जब चार्ज दिया हो फ्लक्स निकालना हो या फ्लक्स दिया हो चार्ज निकालना हो, हमेशा गॉस थ्योरम लगाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर S1। मैं पहले S1 की बात करूंगा और मैं लगे हाथ यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गॉस थ्योरम जब भी लगाई जाती है तो आप ध्यान दीजिएगा केवल इनक्लोज चार्ज पे ध्यान दिया जाता है, ना कि बाहर वाले चार्ज में। यानी अगर मैं पहले वाले सरफेस से फ्लक्स निकालूंगा, यानी फ्लक्स थ्रू S1, तो क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स। अब बताइए S1 के अंदर कौन कौन है? Q3 Q4 S1 के बाहर है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का Q1 और प्लस का Q2, ठीक है? मैंने कहा था चार्ज की वैल्यू आपको विद साइन रखनी पड़ेगी। तो आपके पास आंसर आ गया पहले सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। इसी के साथ आप दूसरा फ्लक्स भी निकाल सकते हैं दूसरे सरफेस से और S2, ठीक है? और S2 अगर आप निकालेंगे तो देखिए सेकेंड वाले सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो फिर से गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1/ε0 टाइम्स। अब जो S2 है ये बड़ा वाला स्फीयर, इसके अंदर -Q1 भी आ गया, +Q2 भी आ गया और -Q3 भी आ गया। गॉस थ्योरम को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ठीक है? एक जनरल हमने क्लोज सरफेस बना लिया। इट इज अ क्लोज्ड सरफेस या क्लोज सरफेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? इसी को गॉसियन सरफेस भी लिख सकते हैं, गॉसियन सरफेस भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है? मान लीजिए कि हमारे पास एक +Q चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है? तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं लेट +Q इज नेट एनक्लोज्ड चार्ज। चलिए, तो अब इस +Q की वजह से फील्ड लाइंस निकलेंगी। ऐसे फील्ड लाइंस देखिए निकल रही हैं, जितनी चाहिए उतनी बना दीजिए, आपकी इच्छा है, इस तरीके से जैसे चाहिए। तो ये सारी फील्ड लाइंस +Q चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है? तो मैं ज़्यादा हौच पौच ना हो इस वजह से ज़्यादा लाइंस नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? सपोज एक पॉइंट है अपने पास, ये P पॉइंट है अपने पास, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज हमको पता है, ठीक है? E = 1/4π0Q/r²। तो R क्या हो जाएगा? R मान लेते हैं इस Q से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस। इस क्लोज सरफेस पे आप एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर लीजिए। तो ये जो होगा ये एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो ये जो फील्ड लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये एरिया का डायरेक्शन है। हम लोग थीटा कौन सा मानते थे? ये वाला थीटा मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये थीटा ये क्यू है,
आई बात समझ में? ठीक है ना? तो आगे बढ़ जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें गॉस थ्योरम डिराइव करनी है। अल्टीमेटली लाना क्या है? गॉस थ्योरम डिराइव करने का मतलब phi E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो इनक्लोज चार्ज है वो लाना पड़ेगा, यानी कि Q। अल्टीमेटली लाना ये है। तो माय डियर मुझे बताइए कि आपको क्लोज सरफेस से रिलेटेड कोई फॉर्मूला फ्लक्स का आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जाता है वो होता है सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA, राइट? अब चलिए मान लेते हैं कि ये जो एरिया है इसने यहां पे एक सॉलिड एंगल सबटेंड किया होगा। यहां पे इसने एक सॉलिड एंगल सबटेंड किया होगा और ये सॉलिड एंगल हो जाएगा डी ओमेगा। सॉलिड एंगल हो जाएगा डी ओमेगा। सॉलिड एंगल के बारे में आपको क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है? अगर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, मैं भी बता दूंगा, व्यवस्था है उसकी भी, ठीक है? तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला समझ गए ना? मतलब यहां से शुरू करना है, यहां तक पहुंचना है, ठीक है? और चलिए शुरू करते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे माय डियर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल E dA cos थीटा। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो हो गया सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। देखिए r ने डिस्टेंस मान लिया था, और ये हो गया dA cos थीटा। अब हमेशा की तरह जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा, Q कांस्टेंट है, और R की वैल्यू नहीं निकाल सकते बाहर। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू देखिए लगातार चेंज होगी। अगर मैं एरिया यहाँ पे ले लेता तो R कम हो जाता पहले से, R नहीं ले सकते बाहर, ठीक है ना? यानी कुल मिला के इंटीग्रल के अंदर बचेगा dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ना ही थीटा सेम रहेगा, ठीक है? किसी किसी बुक में डायरेक्टली एक स्फीयर बना के सॉल्व कर दिया गया, मैं क्लियर कर दूं आपको, वो एक बहुत पर्टिकुलर केस है डेरिवेशन का, और उसको मैं सही नहीं मानता, ठीक है? क्योंकि वो पर्टिकुलर केस डेरिवेशन नहीं होता। डेरिवेशन हमेशा एक जनरल कंडीशन से उठा के यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये मैंने एक जनरल क्लोज सरफेस लिया हुआ है जिसका शेप साइज फिक्स नहीं है, ठीक है? जिसकी वजह से r की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग आ सकती है, थीटा की वैल्यू भी अलग अलग जगह पे अलग अलग आ सकती है। तो हम कर क्या सकते हैं? आगे बढ़ते हैं भैया। ये फॉर्मूला हुआ सॉलिड एंगल का, ये जो dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है? डी ओमेगा का, ठीक है? इस वजह से ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा है ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ये लिखा था देखिए, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ये क्या हो गया? डी ओमेगा। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ सॉलिड एंगल की वैल्यू जो होती है ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। मतलब आपको सॉलिड एंगल अगर नहीं आता है देन यू हैव टू लर्न दीस टू थिंग्स। पहला आपको ये याद करना है और दूसरा आपको ये याद करना है कि इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। मतलब अगर आप नहीं जानते हैं सॉलिड एंगल के बारे में देन देयर इज नो इशू, नहीं आपसे कोई आगे बवाल किया जाएगा ना सवाल किया जाएगा, आपको सिर्फ इतना याद हो जाना चाहिए, इतना तो याद कर ही लोगे, है ना? तो phi E is equal to Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया? 4 पाई। तो पाई से पाई और 4 से 4 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली देखिए आप यहीं पे आ गए, हेंस, ठीक है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। क्वेश्चन में लिखा है a point charge of 2 microcoulomb is at the center of the cubical Gaussian surface 9 cm on edge. What is the net electric flux through the surface? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, और ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसकी जो साइड है वो 9.0 सेंटीमीटर की है। इसके अंदर कहीं सेंटर पे
मतलब अगर मैं इसका अंदर का हिस्सा आपको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो कहीं सेंटर पे इस जगह पे एक चार्ज रखा हुआ है, वो 2.0 माइक्रो कूलम है, ठीक है। तो पहली बात तो ये सरफेस के अंदर है, तो इसका मतलब ये हमको इनक्लोज चार्ज दिया गया है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई। तो हमें फ्लक्स निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस निकालना है। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, चार्ज दिया हो फ्लक्स निकालना हो या फ्लक्स दिया हो चार्ज निकालना हो, हमेशा गॉस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ चार्ज दिया है वो फ्लक्स निकालना है। साइड क्या है, गॉस थ्योरम का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वी नो दैट total electric flux through an enclosed surface is 1 upon epsilon naught times q enclosed। वैल्यू प्लेस करेंगे, मैंने कहा था वैल्यू विद साइन रखी जाती है। यहाँ पे वैल्यू 8.85 इंटू 10 to the power -12, ठीक है। q की वैल्यू कभी कभी 8.86 भी रखी जाती है, जैसी वैल्यू दी जाए उसके हिसाब से काम किया जाता है। इनक्लोज चार्ज की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रो कूलम्स, तो आप प्लस का 2.0 इंटू 10 to the power -6 कूलम रख देंगे, जिससे आपका आंसर जो फ्लक्स का आएगा वो प्लस का आएगा। कितना आएगा, 2.26 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। प्लस फ्लक्स आने का मतलब हो गया आउटवर्ड फ्लक्स। मैं साइन कन्वेंशन आपको पढ़ा चुका था। पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटवर्ड फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स मतलब इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है। हमारे पास नया क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अ पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस में आया, देखिए माइनस में वैल्यू गिवन है, टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10.0 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। मतलब जो स्फीयर है उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? ठीक है, कि अगर रेडियस हम स्फीयर की डबल कर दें, यानी साइज उसका बढ़ा दें, ठीक है, बनी बात है, रेडियस बढ़ जाएगी तो साइज स्फीयर का बड़ा हो जाएगा, तो फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको एक क्लियर डिटेल डिस्कशन देने जा रहा हूं इस पहले पार्ट पर, ठीक है, कि फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के थ्रू जो होता है, जिसको हम लोग फाई लिख रहे हैं, वो बेसिकली किन किन बातों पे डिपेंड करता है और किन किन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ताकि आप फर्स्ट पार्ट का क्लियरली आंसर दे पाएंगे कि फ्लक्स में क्या चेंजमेंट आया। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए, तो इसमें मैंने नोट में लिख दिया है, सोल्यूशन अभी करेंगे। नोट में मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस does not depend on, electric flux through a closed surface does not depend on, किन पे डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स। पहला, शेप पे डिपेंड नहीं करता गॉसियन सरफेस की। दूसरा, उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब आंसर आपको मिल गया होगा कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। शेप ऑफ गॉसियन सरफेस मतलब वही क्लोज सरफेस, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, शेप ऑफ क्लोज सरफेस डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, और साथ ही साथ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड, सरफेस के अंदर सपोज मान लीजिए ये सरफेस है, तो चार्ज यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज सरफेस के अंदर किस जगह रखा है। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान रखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि एज पे रख दिया गया, इसमें केस अलग हो जाएगा। एज में जब रख देंगे तो आधा हिस्सा बाहर आधा हिस्सा अंदर, या जो भी केस होगा उस हिसाब से शेयरिंग हो जाएगी, जैसा कि किसी क्रिस्टल लैटिस में किसी एटम का होता है, राइट। तो मैं सिर्फ अंदर की बात कर रहा हूं कि अगर क्लोज सरफेस है तो उसके अंदर ही अंदर चार्ज को आप कहीं भी रख दीजिए तो फ्लक्स की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तीन बातें हो गई जिन पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि किन किन बातों पर फ्लक्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, पहली चीज, नेट इनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइंस बाहर आएंगी, और जितनी ज्यादा लाइंस बाहर आएंगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा। तो वही चीज है, नेट इनक्लोज इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यानी जितना ज्यादा चार्ज अंदर इनक्लोज होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स बनेगा। दूसरा है साइन ऑफ नेट इनक्लोज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
अंदर जो इनक्लोज चार्ज आ रहा है वो प्लस का है या माइनस का है, उससे ये डिसाइड होगा कि फ्लक्स आउटवर्ड है या इनवर्ड है। जैसा कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक है, यानी अंदर चार्ज पॉजिटिव था, और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है फ्लक्स इज कमिंग इनवर्ड्स, फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब चार्ज अंदर कौन सा रखा है, नेगेटिव रखा है, ठीक है। तो साइन पे डिपेंड करता है। तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ हैशटैग, ठीक है, मीडियम प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, मीडियम पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलॉम्स लॉ पढ़ा चुका हूँ कि जब भी वैक्यूम की जगह पे मीडियम आ जाएगा तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ k मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही यहाँ पे होगा कि इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज प्रेजेंट, इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, देन फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा phi बराबर q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू k। यानी एग्जांपल इस तरीके से मैंने दिया कि मान लीजिए ये एक क्लोज सरफेस है, मैं लिख दिया, ठीक है, तो इसके अंदर एक मीडियम घुसा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का है, उसकी वजह से लाइंस बाहर आएंगी, और ये जो लाइन सरफेस से होकर बाहर आएंगे इन्हीं को हम कहेंगे फ्लक्स। तो ये फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट k के। तो अब मैं सोल्यूशन के आंसर्स लिखता हूँ, सॉल्यूशंस लिखता हूँ, ठीक है, छोटी सी जगह में हो जाएगा, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैंने डिस्कशन इसको कर दिया है फिलहाल, ठीक है। तो पहला आंसर आ गया नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने रीजन नहीं पूछा क्वेश्चन में, इस वजह से मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। रीजन पूछा होता तो हम यही रीजन लिख देते कि वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा सवाल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। बहुत अच्छी बात है, देखिए मैंने कहा था कि फ्लक्स दिया हो चार्ज निकालना हो, चार्ज दिया हो फ्लक्स निकालना, हमेशा गॉस थ्योरम लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q इनक्लोज्ड, ठीक है। तो आप गौर से देखिए फ्लक्स की वैल्यू जो है वो माइनस में आ रखी है, माइनस 1.0 इंटू 10 टू द पावर प्लस 3 q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका q इनक्लोज का वैल्यू समझ गए होंगे माइनस में आएगा पहली बार, और आंसर आएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलॉम। आप चाहें तो इस इनक्लोज चार्ज को लिख सकते हैं माइनस का 8.85 नैनो कूलॉम। ये आपके दोनों आंसर्स लिखा है। A point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 cm directly above the center of the square of side 10 cm as shown। मतलब ये एक स्क्वायर है, आपको पैरेललोग्राम जैसा लग रहा होगा, ये 3 डायमेंशनल व्यू दिखाया गया है। ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से, इस स्क्वायर के सेंटर से, ठीक है, जो है 5 सेंटीमीटर की हाइट पे एक 10 माइक्रोकूलॉम का चार्ज रख दिया गया है। इस फिर से बोल रहा हूँ, इस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे 10 माइक्रोकूलॉम का चार्ज रखा गया है, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर से जो फ्लक्स निकलेगा वो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। पहली बात तो दिमाग में ये समझ में आती है हमको कि चार्ज दिया है और फ्लक्स निकालना है, यानी ये बात तो तय है कि गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो हम लगाते हैं। वी नो दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q इनक्लोज। जैसे ही आप लिखेंगे आपका दिमाग तुरंत ठनकेगा, आपका ठनकना भी चाहिए दिमाग। क्यों ठनकेगा? क्योंकि इनक्लोज चार्ज का मतलब तो ये होता है ना कि चार्ज किसी चीज़ के अंदर बंद हो, ठीक है। अभी तो ये खुला हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया है, ये देखिए हमने क्या किया, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पे 10 माइक्रोकूलॉम था, वो देखिए हमने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये स्क्वायर है, तो हमने ये जो स्क्वायर है इसके पैरेलली हमने इसको एक क्यूब बना दिया, देखिए ऐसे 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 ऐसे, और एक क्यूब बन गया, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि इस पूरे क्यूब के लिए अब ये चार्ज एक इनक्लोज्ड चार्ज बन चुका है, ठीक है।
तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज जो हो जाएगा वो प्लस का 10 माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 10 टू द पावर -5 अपॉन ε0 वो भी प्लस है, राइट? ये हो गया। लेकिन अभी आपको मतलब फिर ठनकना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरे क्यूब से, ठीक है? हमने ये जो बनाया है दिस इज अ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, समझे? तो ये टोटल फ्लक्स आया माय डियर। हमसे पूछा कितना गया था? सिर्फ इस स्क्वायर से। तो एक बात तो तय है कि जो फ्लक्स निकलेगा, और ये क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है, देखिए ना, मतलब पूरी साइड 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बीचों बीच आ रहा है, यानी पूरे क्यूब के एकदम सेंटर पे आ रहा है। तो जितनी लाइन ऑफ फोर्स पहले फेस से गुजरेंगी उतनी दूसरे से, उतनी तीसरे से, उतनी चौथे से, उतनी पांचवें से, उतनी छठवें से, बस क्यूब में 6 साइडें होती है। यानी कि एक फेस से फ्लक्स गुजरेगा टोटल फ्लक्स का बाय 6। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स बाय 6। Therefore, flux through the surface is 1/6 times 10 to the power -5 upon ε0 implies that flux through any surface, surface वाले क्या फेस ही लिखिए सीधे, कंफ्यूजन ना हो। वैल्यू रख देंगे ε0 की, आंसर आ जाएगा 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। लिखा हुआ है द केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स, सॉरी इंडिकेट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, सो इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, अंडरलाइन कर दिया है, यानी फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, थ्रू द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इज दिस, ठीक है? सो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द ब्लैक बॉक्स? देखिए पहली बात तो एक क्लियर है कि जो फ्लक्स है वो हमको गिवन है। कितना फ्लक्स गिवन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो गिवन है वो 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, और इसकी वैल्यू प्लस पे ली जाएगी क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स है। और हमें जो है वो इनक्लोज चार्ज कैलकुलेट करना है। हमको बहुत अच्छे से पता है चार्ज पता करना हो और अगर फ्लक्स दिया है या फ्लक्स पता करना हो चार्ज दिया तो गॉस थ्योरम लगाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम्स का Q इनक्लोज्ड। तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो 1/8.86 या 8.85, जिससे सॉल्व करना चाहे उससे सॉल्व कर लें। वैसे बोर्ड एग्जाम में वैल्यू दी जाती है 10 टू द पावर -12 और Q इनक्लोज की वैल्यू हमको चाहिए, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू प्लस का 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 ये दे दिया गया है। तो Q इनक्लोज की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस में 0.07 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, यानी इनक्लोज चार्ज की जो वैल्यू आएगी प्लस की 0.07 माइक्रो कूलम आ जाएगी। अब सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि टोटल जो आउटवर्ड फ्लक्स है सरफेस से वो 0 हो जाए, ठीक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अंदर चार्ज ही नहीं था? तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? नो, आंसर हो गया नो। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि टोटल चार्ज 0 हुआ हो, मतलब फ्लक्स 0 दो कंडीशन में हो सकता है, या तो अंदर चार्ज ही ना हो, तो उन्होंने कहा कि क्या कंफर्म बात है कि मतलब चार्ज नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एग्जांपल है कि मान लीजिए कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है और अंदर हमने डाइपोल रख दिया।
माइनस क्यू और प्लस क्यू, डाइपोल रख दिया। और डाइपोल रखने से क्या होगा, आप खुद ही समझदार हो, इनक्लोज चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू कुल मिला के 0, ठीक है। इसलिए टोटल फ्लक्स जब हम लोग निकालेंगे तो 0/ε0 की वजह से कितना आ जाएगा 0। तो चार्ज अंदर मौजूद तो है ना, लेकिन नेट चार्ज 0 हो गया, ठीक है। तो अगर फ्लक्स 0 आ रहा है तो ज़रूरी नहीं होता कि अंदर चार्ज है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अंदर चार्ज हो लेकिन कुछ इस तरीके का सिस्टम हो कि टोटल चार्ज 0 हो जाए, जिसकी वजह से टोटल फ्लक्स भी 0। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर has a surface charge density 80 microcoulomb per meter square, find the charge on this sphere, है ना। तो सीन ये हो सकता है, कंसीडर द सिचुएशन, ये स्फीयर है, ये इसका डायमीटर हुआ, डायमीटर की वैल्यू 2.4 मीटर हो गई, तो ऑब्वियसली जो इसकी रेडियस होगी उसकी वैल्यू 1.2 मीटर हो जाएगी। और क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना चार्ज है ये हमको पहले कैलकुलेट करना है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक है। गिवन क्या है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है, इसलिए सिग्मा है, और कंडक्टिंग स्फीयर था इसलिए हमने बाहर शो किया था। ये हो गया 80.0 × 10⁻⁶ कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो देयरफॉर सिग्मा का वैल्यू हम रखेंगे, सिग्मा का वैल्यू हो गया 80.0 × 10⁻⁶। सिग्मा की वैल्यू देखिए प्लस में दी हुई तो प्लस में रखें, मैंने आपसे बताया था कि इस फॉर्मूले में क्यू और सिग्मा और क्यू दोनों के ही साइन होते हैं प्लस और माइनस, और दोनों ही स्केलर है, इसलिए जो भी दिया जाएगा उसकी वैल्यू साइन के साथ रखी जाएगी। क्यू निकालना है, एरिया हो जाएगा स्फीयर का 4πr², ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 1.45 × 10⁻³ कूलॉम। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। तो मान लेते हैं कि इसको मैंने इनक्लोज कर दिया है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, तो अब तो गॉस थ्योरम लग जाएगी ना। गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो आप देखिए कि जो इनक्लोज चार्ज है वो ये क्यू ही तो होगा, क्योंकि सरफेस के अंदर एक क्यू आ गया, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जो क्यू इनक्लोज है उसकी जगह पे क्यू की वैल्यू रखेंगे, विच इज 1.45 × 10⁻³ इसकी वैल्यू 8.86 × 10⁻12। 5 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर 1.6 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। इस क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये एकदम नई चीज़ है फिलहाल आपके सामने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में अगर हम बात फिलहाल इलेक्ट्रिक की ना करें, हम केवल फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो ज़्यादा जनरल बात होगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी हो सकती है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हो सकती है। तो फ्लक्स डेंसिटी एक जनरल शब्द है। फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज़ किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फ्लक्स डेंसिटी को समझना। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है, जो सरफेस होता है, जो फ्लक्स होता है, सपोज चार्ज लिया जाए तो जो फ्लक्स होता है वो सरफेस से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये टोटल क्या है, फ्लक्स है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं और ये मान लेते हैं इसका एरिया। तो टोटल कितना फ्लक्स निकला पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। यही है फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि कितना फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्रॉस करता है किसी सरफेस को, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो देखिए बॉक्स में लिख दिया है, इट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बढ़ा देते हैं, नॉर्मल टू सरफेस। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो इफ द फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस, यानी फ्लक्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो लाइंस की जो डायरेक्शन होनी चाहिए
वो सरफेस से कैसे होनी चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। तो जब 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में टोटल कितना फ्लक्स निकला पर यूनिट एरिया, वो टोटल एरिया कितना था, इसको हम लोग फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, फ्लक्स डेंसिटी का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा सरफेस है जिससे बहुत सारा फ्लक्स क्रॉस हो रहा है सरफेस के नॉर्मली। सरफेस के नॉर्मली मतलब होता है कि अगर एरिया वेक्टर देखेंगे तो ऐसे होगा और फील्ड भी नॉर्मली है तो ये होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सरफेस के नॉर्मली जब फ्लक्स होता है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जितना भी टोटल फ्लक्स निकला है अपॉन जितना भी सरफेस का टोटल एरिया था उससे डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म आता है उसे फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। वही डेफिनेशन लिखिए, इट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस नॉर्मल टू इट या नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो उस कंडीशन में, ठीक है, ये फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक है। तो इट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या ले सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्चुअली ये जो आप फ्लक्स अपॉन एरिया कैलकुलेट करते हैं ये फील्ड इंटेंसिटी होती है। कैसे, आपको समझाते हैं। देखिए फाई का फॉर्मूला आप क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल की कंडीशन पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया वो E इंटू ए इंटू कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर मैं फाई ई अपॉन ए कर दूं तो क्या बचा, ई नहीं बचा, देखिए। तो फाई ई अपॉन ए फ्लक्स डेंसिटी है, फाई ई अपॉन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स डेंसिटी और कुछ नहीं होता, फील्ड इंटेंसिटी होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट लिखने में दिक्कत हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी केस हो उस फील्ड इंटेंसिटी का आप यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द क्यूब इन विच अ पॉइंट चार्ज कमिंग आउट ऑफ द क्यूब in which a point charge is placed at center of the cube, ठीक है। तो coming out of any one face of the cube, coming out of any one face of the cube, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस हो गया था, इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये बना, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कमिंग आउट ऑफ एनी वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है, इन विच अ पॉइंट, ठीक है, इन विच अ पॉइंट चार्ज इतना इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि एक फेस की बात है। मैं आपको क्वेश्चन बता चुका था अभी थोड़ी देर पहले कि जब एक फेस की बात होती है तो टोटल फ्लक्स का बाई 6 कर देते हैं। यानी इस समय फॉर एनी वन फेस अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स थ्रू वन फेस इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय 6 हो जाता है। एंड बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फेस से जो फ्लक्स आएगा इसकी जगह पे मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू इनक्लोज्ड, और नीचे बाय 6 था ही। क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, अंदर जो चार्ज रखा है वो रखा है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें निकालना क्या था बेसिकली, एक सरफेस, एक फेस से जो फ्लक्स डेंसिटी निकल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, वो निकालनी है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रॉम
वन फेज की बात हो रही है, तो फ्लक्स भी किसका होगा, एक फेज का होगा, और अपॉन किससे डिवाइड होता है, एरिया ऑफ द फेज से। एक फेज के एरिया से डिवाइड करते हैं, मतलब कुल मिला के एक फेज से आपको फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, तो एक फेज से फ्लक्स और एक फेज का एरिया आप लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फ्रॉम वन फेज इज इक्वल टू, ये आ गया 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 6 × एप्सिलॉन नॉट, और एरिया ऑफ द फेज, एक फेज का एरिया, क्योंकि क्यूब है तो एरिया जो हो जाएगा वो साइड का स्क्वायर यानी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 81 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी 81 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को जब सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख लीजिएगा 8.86 × 10⁻12, आंसर आ जाएगा 4.65 × 10⁻6। अब रहेगी बात यूनिट की, तो या तो आप फॉर्मूले से यूनिट निकाल लीजिए, अदरवाइज इतना याद रखिए कि कोई भी फ्लक्स डेंसिटी आप निकाल रहे हो उसकी फील्ड इंटेंसिटी ही निकल रही होती है, यानी यूनिट फील्ड इंटेंसिटी का लिख सकते हैं। तो यूनिट के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलॉम भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, इसको भी लिख सकते हैं।